हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एडू कैप्टन पर। मेरा नाम साबिश अली है भाई, और एलआर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे हिट करेंगे। ठीक है, और पिछली क्लास भी मैं 3-4 क्लासेस ले चुका हूँ। अगर आप नहीं हैं तो पिछली क्लासेस भी देख लें। पहला क्वेश्चन है हमारा, सीरीज का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं आपको पहले भी सीरीज के क्वेश्चन जब मैंने कराए थे तो मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे गैप देखना है। अगर यहाँ पे गैप आपका ज़्यादा का गैप है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि गैप एकदम से बढ़ गया, यानी कि 5 से एकदम 485 नंबर आ गया। तो जब गैप एकदम से बढ़ जाए तो आपका जो ऑपरेशंस लगाए जाते हैं ना इसके अंदर, वो आपके मल्टीप्लाई या फिर स्केयर क्यूब के ऑपरेशंस लगाए जाते हैं। अदरवाइज जब आपके गैप छोटे छोटे हों तो उनके उसके अंदर आपका प्लस माइनस का ऑपरेशन लगाया जाता है। जैसे कि आप 5 है, यहाँ पर 17 है, आपका यहाँ पर 53, 485। ओके, सो 5 से मैं 17 कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, 5 से 17 कैसे बनाऊंगा। 5 3 सा 15 प्लस 2 17 बन जाएगा मेरा। इसी तरीके से 17 से मैं 53 कैसे बना पाऊंगा। 17 3 सा 51 होता है एंड प्लस 2। तो सेम चीज मुझे यहाँ पर भी अप्लाई करनी पड़ेगी, जैसे कि इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2। सो यहाँ पर भी आपका सेम ही ऑपरेशन अप्लाई होगा, इंटू 3 प्लस 2। सो आपने देखा भाई 3 3 सा 9 और 9 9 2 11, यानी यूनिट डिजिट मेरा 1 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट 1 किस पे, 161 पर। देखो कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड तो नहीं थी, बट हाँ यूनिट डिजिट जहाँ पे चेक करने का मौका मिले हम कर लेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। आप आगे बढ़ते हैं भाई। देखो एग्जाम में क्या अप्रोच रहेगी आपकी या किसी भी स्टूडेंट की, एग्जाम के अंदर आप क्या अप्रोच लगाओगे। देखो मैं कोई आंसर वगैरह तो रट के बैठा नहीं हूँ। 48 है, 60 है। अगर अब मैं एज एग्जाम में देखूंगा तो मैं क्या लगाऊंगा, इसके अंदर क्या रीजनिंग लगाऊंगा, अभी क्या लॉजिक लगना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, अगर इन सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आएगा ना वो ये आएगा कि यार मैं इनके बीच का गैप ले लेता हूँ। गैप कितना है, गैप इनके बीच का कितना है, आपका 12 का गैप है। अब ये 12 अब 2-3 तरीके हैं, या तो 12 आपका रैंडमली कोई नंबर ऐड कर दिया गया है, या फिर 12 किसी तरीके से बनाया गया है। जैसे कि अगर मैं इन दोनों डिजिट को ऐड कर देता हूँ तो 8 4 12 हो गया। ठीक है, 8 4 12, 48 के अंदर अगर मैं 12 ऐड करूँगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 60। अच्छा, एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपका 48 है यहाँ पर, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, 48 एंड 60। 48 से मैं 60 किस तरीके से बना सकता हूँ। जैसे अगर मैं यूनिट इनके डिजिट्स का सम करता हूँ, आपका कितना हो जाएगा, 12 एंड 12 5 सा 60, 12 पंजे 60 हो गया है ना। ये भी एक तरीका हो सकता है। मैं दोनों तरीकों को एग्जाम के अंदर पैरेलली अप्लाई करके चलूंगा। जैसे कि अगर मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ तो पहला ऑप्शन मेरे पास है यहाँ पे 64 एंड 72। 64 एंड 72। 64 से 72 कैसे बना सकता हूँ, तो यहाँ पे कितना ऐड किया गया है भाई, 8 ऐड किया गया है। क्या 6 और 4 से मैं 8 बना सकता हूँ, नहीं। इनका डिजिट का सम कर रहा हूँ तो यहाँ पर 10 आ रहा है, तो ये तो ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा। बाकी दूसरा तरीका क्या है कि 64 का अगर मैं सम करता हूँ तो 10 आ रहा है, और 10 के टेबल में 72 तो आ नहीं रहा। जैसे कि यहाँ मैं 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा था, मैं 60 आ रहा था। तो 10 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ, मेरा 70 आएगा। नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता, मैं जल्दी जल्दी चेक करूंगा यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ से डायरेक्ट ही बता सकता था, ये वाला जो मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया था मैंने यहाँ से डायरेक्ट ही निकाल सकता कि भाई 10 के टेबल में 72 तो आता ही नहीं, तो मैं सीधा कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, पहला ऑप्शन मेरा नहीं हो पाया। अगर मैं दूसरा देखता हूँ तो 98 से मेरा 114 बनाया गया है, 114। यहाँ पे आपका 16 ऐड किया गया है। क्या 16 9 8 17 होता है, ना कि 16 होता है। ये हो गया, पहला ऑपरेशन तो आपका कैंसिल हो गया। दूसरा मैं यहीं से चेक कर लेता हूँ कि 17 के टेबल में 114 आता है, नहीं आता, तो दूसरा ऑपरेशन ये जो यहाँ पे करता हूँ वो भी कैंसिल कर दिया मैंने, नहीं हो पा रहा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। 78 है, फिर आपका 94 है। ठीक है, अगर मैंने गैप देखा तो यहाँ पर कितने का गैप है, 16 का गैप है अगेन। ठीक है, तो 78 और 7 और 8, 8 7 15 होता है, ना कि 16 होता है। ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहला लॉजिक आपका कैंसिल हो गया। दूसरा लॉजिक क्या था कि इसके टेबल में आना चाहिए, यानी कि 15 के टेबल में क्या 94 आता, नहीं होता। तो ये वाला दूसरा लॉजिक भी आपका फेल हो गया। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखते हैं 86 और 100। 86 और 100 के बीच में कितना गैप है, आपका 14 का गैप है। और अगर मैं इन दोनों के डिजिट को ऐड करता हूँ तो 8 से 14 यानी कि 14 आता है। ठीक है, 14 बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये मेरा आंसर हो सकता है। और अगर मैं दूसरा लॉजिक अप्लाई करता हूँ 18 86 और 100, 8 से 14 और 14 के टेबल में 100 आता नहीं, यानी दूसरा लॉजिक किसी के अंदर फॉलो नहीं कर रहा है, यानी पहले लॉजिक से मेरा आंसर आ गया। ठीक है, रीजनिंग के अंदर यही रहता है, कुछ कंफर्म नहीं है कि आपका कौन सा लॉजिक अप्लाई हो। तो जितना आपके दिमाग में लॉजिक आए, जैसे कि अगर मेरे दिमाग में ये वाला लॉजिक आता, लेट्स से कि भाई ये वाला लॉजिक आता है मेरे दिमाग में पहले। अगर मैं सिर्फ मेरे दिमाग में ये वाला लॉजिक आता है तो इस वाले लॉजिक से तो मेरा कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, तो 4 ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरे को जितने भी दिमाग में मेरे लॉजिक आते हैं उन सबको मेरे को पैरेलली अप्लाई करके देखना पड़ेगा। ठीक है,
तब जाके मेरे ये एक बेस्ट अप्रोच है। अगर आप एक एक करके अप्लाई करोगे अप्रोचेस तो फिर थोड़ी टाइम लग सकता है, ठीक है। अच्छा देखो भाई, मॉक टेस्ट अगेन गाइज मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मॉक टेस्ट अभी हम एडू कैप्टन प्राइज बहुत गिराने वाला है मॉक टेस्ट के, तो और एग्जाम क्लियर करने के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और अब जो मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं ना, उसके अंदर आपको 280 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 300 टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। जैसे कि आपने कोई चैप्टर वगैरह किया, उस चैप्टर के सीधे सीधे आपने मॉक लगा दिए, फिर आपको जब आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप फुल लेंथ मॉक पर आ जाना। प्लस में जब आपको कुछ सॉल्यूशन वगैरह समझना है तो उसके वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अच्छा, वीडियो सॉल्यूशंस आपको टॉपिक वाइज के नहीं मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे आपको फुल लेंथ मॉक के, ठीक है। बाकी आपको जो क्वेश्चन वगैरह बनाया गया वो पूरा प्रीवियस ईयर बेस्ड है, मतलब कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपको कम दिया जाएगा, ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। कि मॉक्स का लेवल हमने थोड़ा अपर ही रख रखा है, जो भी आपका एग्जाम का लेवल है उससे थोड़ा सा अपर है आपका मॉक का लेवल, ठीक है। कि अगर आप मॉक के अंदर अगर 50% भी कर पाओगे तो एग्जाम के अंदर आप 80% आराम से कर दोगे। ओके गाइज, देखो पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि बच्चों ने बोला था, जो भी हमारे टॉपर्स वगैरह थे उन्होंने बोला था कि सर आपने मॉक्स का लेवल थोड़ा मतलब हार्ड सा बना रखा है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो गाइज मुश्किल था मैं मानता हूँ, बट सिलेक्शन का रीज़न भी वही था, क्योंकि मॉक्स का लेवल हमने एग्जाम के लेवल से थोड़ा सा अच्छा बनाया था, तो बच्चे भले मॉक्स में थोड़ा कम स्कोर कर पा रहे थे, बट एग्जाम के अंदर उन्होंने फोड़ दिया सही करके। देखो मॉक्स अगर हम इजी बना दें या फिर बिल्कुल ही लो लेवल के बना दें, आप मॉक्स में तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे मॉक्स देते देते कि यार अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, बट एग्जाम में वही नंबर ना बने तो क्या फ़ायदा। आपको मेन तो एग्जाम के अंदर परफॉर्म करना है ना। सो उसी को देख के हमने थोड़ा मॉक्स वगैरह बनाए। अच्छा देखो क्वेश्चन है कि आपका सॉरी क्वेश्चन है आपका 6 पीपल है PQRSTU T and U वर सिटिंग अराउंड अ हेक्सागन टेबल फेसिंग एट द सेंटर। हेक्सागन आपको पता है भाई षष्ठभुज हिंदी वालों के लिए, ओहो हेक्सागन यानी षष्ठभुज जिसकी 6 साइड्स होती हैं। ये मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, एक सेकंड में दोबारा बना लेता हूँ। सो दिस इज हेक्सागन, अच्छा। सो अब हमसे बोला गया है और जैसा जैसा बोलेगा हम वैसी वैसी करेंगे। यू एंड यू वॉज सिटिंग अपोजिट टू पी, यानी यू पी के अपोजिट में बैठा है। अच्छा देखो सबका फेस सेंटर में है ना, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। जब अपोजिट फेसिस होता है ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है इससे, ठीक है। सो यू वॉज सिटिंग अपोजिट टू पी, यू यानी कि यू पी के अपोजिट में बैठा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में यू एंड पी, ठीक है। पी के बारे में बोल रखा है हु वॉज टू द इमीडिएट राइट लेफ्ट ऑफ आर, यानी पी जो है इमीडिएट लेफ्ट है आर के। सो आर को अगर मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ तभी तो मेरा पी यहाँ पर नीचे की तरफ आ पाएगा, बिकॉज लेफ्ट आप अपने आप को ना पी की जगह बिठा के देखिए। आप अगर अपने आपको पी की जगह बिठा के देखोगे तो आपका लेफ्ट आर का लेफ्ट सेम है, ठीक है। सो ठीक है, पी को बोल रहा है कि पी आर के लेफ्ट में। एस के बारे में बोल रहा है ही एस वॉज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू, एस इमीडिएट राइट है यू के, ओके। सो एस इमीडिएट राइट है यू के। अच्छा यू का राइट नीचे की तरफ आएगा, सो एस मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, ठीक है। एंड टी वॉज एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड एस, यानी कि टी जो है पी और एस के एग्जैक्टली बिटवीन में है, तो एग्जैक्टली बिटवीन तो यहाँ पर ही आएगा आपका, दिस इज टी, ओके। सो आपका रिमेनिंग क्यू कहाँ रह गया, क्यू यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। तो व्हाट वाज द सिटिंग लोकेशन ऑफ क्यू, यानी क्यू की लोकेशन कहाँ पर होगी वो हमें ऑप्शन के थ्रू बताने हैं। क्या क्यू आपका अपोजिट है आर के, क्या क्यू आपका आर के अपोजिट में है, नहीं। क्यू तो आर के जस्ट एडजेसेंट है, जैसे आर यहाँ पर है क्यू यहाँ पर है, तो आर क्यू के अपोजिट में कहाँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से क्यू एस के अपोजिट में भी नहीं है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, तो इमीडिएट लेफ्ट क्या राइट में ही है, क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट राइट तो आपका टी और आर है, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। आंसर इज अपोजिट टू टी, यानी क्यू टी के अपोजिट में है, सो आंसर 1। तो क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का नॉर्मल ही था ये, ओके। सो इन तरीके के क्वेश्चंस तो भाई आपको रट के बैठ जाने हैं, मतलब प्लेस वैल्यूज। मैं तो अगेन बार बार अपनी जो भी मेरी क्लासेस हो रही हैं मैं आपको बार बार यही हिट कर रहा हूँ कि भाई प्लेस वैल्यूज प्लेस वैल्यूज प्लेस वैल्यूज। आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यूज याद है तो विजेता हैं आप, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मतलब प्लेस वैल्यूज पे ना आपके बहुत सारे चैप्टर्स बनते हैं, जैसे कि ऑड वन आउट, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, ठीक है। लेटर सीरीज ऑड वन आउट आपके प्लेस वैल्यूज पर बनते हैं, लेटर सीरीज आपके प्लेस वैल्यूज पर बनते हैं,
डिक्शनरी वाले क्वेश्चन आपके प्लेस वैल्यूज पर बनते हैं, कोडिंग टू कोडिंग आपके प्लेस वैल्यूज पे बनता है, तो इतने सारे चैप्टर आपके प्लेस वैल्यूज पे बनते हैं, तो प्लेस वैल्यूज याद करना मस्ट हो जाता है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, मैं सीधा यहाँ पे प्लेस वैल्यूज ही लिखूंगा। M13 होता है 14, 16, P16 है, K11 है। सो आपने यहाँ पर देखा कि मेरा जो यहाँ पर लॉजिक बन रहा है ना, वो ये बन रहा है कि +3 है, और यहाँ पर मेरा लॉजिक है -3, ठीक है। इजीली हिट कर जाते हैं लॉजिक्स। सो D4 है, W आपका 23 है, H8 है, आपका S19। सो यहाँ पर आप देख रहे हो +4 है, यहाँ पर आपने देखा -4। सो यहाँ पर +3 -3, यहाँ पे +4 -4। सो मुझे ऑड वन आउट बताना है, इनकी विषम बताना है हिंदी के अंदर कि कौन सा डिफरेंट होगा। तो या तो ये आपका सही आंसर होगा या फिर ये आंसर सही होगा। तो तीसरे ऑप्शन से मुझे पता चल जाएगा, जैसे H8 है, S19, L12, O15। सो 8 4 12 होता है आपका +4, एंड यहाँ पे आपका -4 है। सो ये +4 -4 +4 -4, सो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका +4 -4 है, +4 -4 है, बट यहाँ पे आपका +3 -3 है, तो आंसर इज M and P K, ठीक है। ऑड वन आउट बताना है, चौथा ऑप्शन में चेक ही नहीं करूँगा, बिकॉज यहाँ पे मेरे को ऑड मिल गया है, क्योंकि बिकॉज दो ऑप्शन एक जैसे हैं, लास्ट वाला ऑप्शन अलग है। अच्छा देखो यार, ये वाला क्वेश्चन ना साइन चेंज का क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास के अंदर करवाए हैं, 2 क्वेश्चन आई थिंक करवाए थे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए है, ठीक है। करवाने को मैं करवा दूं, बट मैं देखना चाहता हूँ कि कमेंट में किस किस का आंसर आता है इन क्वेश्चंस को लेके, क्योंकि बच्चों का ये क्वेश्चन जनरली डाउट रहता ही है। और अगर किसी ने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी तो पिछली क्लास के अंदर मैंने इस क्वेश्चन को करने का तरीके बताए थे, ठीक है। तो वो वाला देख के इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करना। बाकी हम आगे बढ़ते हैं भाई। सो आपने देखा भाई, सब्सटेंस का कोड कुछ इस तरीके से लिखा गया 101, सुप्रीम का कोड है आपका 94, तो पोर्ट्रेट का कोड मुझे यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। ओके, सो सब्सटेंस है, आपको यहाँ पे सीधा प्लेस वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। मैंने बताया था कोडिंग डिकोडिंग आपका प्लेस वैल्यूज पर डिपेंड होता है। सो S19 है, U आपका 21 हो गया, B2 S19, T20 A1 N14 C3 E5, ठीक है। ऐड कर लीजिए आप इन सबको, ठीक है। ऐड कर लेंगे, आपका 38 ये आपका 40 हो गया, ठीक है। 40 एंड देखो, ये अगर मैं देखता हूँ तो ये आपका 40 हो जाएगा, एंड दिस इज 30, है ना, दिस इज 30, 40 और 30 आपका 70 हो गया, एंड ये दोनों मेरे हो चुके हैं 40 और 70, एंड 4 3 7 5 12, यानी कि ये 70 एंड आपका 104 हो गया, ठीक है। 104 है आपका, यहाँ पर 104 है, और यहाँ पर आपका 101 है, ठीक है। तो 104 से मैं 101, अब मेरे तो इन सब का सम करने के बाद 104 आ रहा है, बट यहाँ पे आपका सम कितना दे रखा है, 101 दे रखा है। तो 101 में कैसे बना सकता हूँ? सो देखो, या तो एक लॉजिक है कि रैंडमली कोई नंबर माइनस कर दिया गया, 3 माइनस कर दिया गया, तब आके 101 बन गया, ठीक है। या तो 3 आपका रैंडम कोई नंबर है, या फिर 3 का कोई लॉजिक होगा, ठीक है। तो ज्यादातर चांस होता है, 80% चांस है कि 3 का कोई ना कोई लॉजिक है, ऐसे रैंडम माइनस नहीं करेगा कोडिंग टू कोडिंग के अंदर, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख रहे हो, ए मेरी वोवेल है, ठीक है, ई वोवेल है, एंड यू आपका वोवेल है, ठीक है। वोवेल्स कौन कौन से होते हैं आपके, ए ई आई ओ यू, ये आपके सारे वोवेल्स हैं। सो ये 3 वोवेल्स हैं, यानी इस पूरे सब्सटेंस के अंदर आपके 3 वोवेल हैं। तीनों को अगर इन तीनों को माइनस कर देता हूँ 104 के अंदर से, सो आपका मेरा कितना आता है, 101। इसी तरीके से आपको पोर्ट्रेट का भी देखना है, यानी कि लॉजिक क्या है आपका, कि सब जितनी भी आपके लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू ऐड करने के बाद जितने भी आपके लेटर के अंदर वर्ड के अंदर वोवेल्स हैं उनको माइनस कर दीजिए। सो P16 है आपका, O15 है, R18, T20 18, A1 I9 एंड T20, ठीक है। ओके, सो ऐड कर लेते हैं भाई, आपका 10 हो गया, 10 एंड 20 आपका 30, दिस इज 50 आप अलग लिख लीजिए, 50 आपका हो गया यहाँ पर। ओके, सो 18 दूनी 36 होता है, 36 हो जाएगा यहाँ पर, एंड 36 और 16 आपका कितना हो जाएगा, 52 36 एंड 16 आपका कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 52 हो गया आपका, एंड 52 एंड 15 आपका कितना हो जाएगा, 67, यानी कि 117 हो गया आपका, 117। ओके, सो 117 आपके पास है। मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो आपके वोवल्स है उनके यहाँ पर माइनस कर देगा जितने वोवल्स है, यानी एक आपका ए हो गया, 2 1 2। ओके, सो 1 2 और भी वोवेल है आपके, ओ ये रहा, 3 वोवेल्स हैं आपके यहाँ पर, बाकी और कोई वोवेल नहीं है, ठीक है। सो 3 वोवेल है, 3 माइनस कर दीजिए, आंसर इज 114, ठीक है।
सो यहाँ पर जो आपकी दिक्कत आएगी ना वो ये मेन वो दिक्कत आएगी कि आपको यहाँ पे एडिशन करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो एडिशन करने की बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। ओके, सो वॉचेज आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल थिंग्स आर एक्सपेंसिव एंड एक्सपेंसिव थिंग आर प्रेफर्ड, तो ये सब है भाई। ओके, सो आप एक चीज देखिए, आपसे यहाँ पे पूछा क्या, वॉचेज आर प्रेफर्ड, वॉचेज आर प्रेफर्ड, इस तरह के क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास के अंदर भी कराए थे, वो थोड़े से डिफरेंट थे। सो वॉचेज आपसे पूछा गया क्या वॉचेज ऊपर है, बिल्कुल है, तो यानी कि जो कोडिंग की गई हो ना इन्हीं से की गई होगी। जैसे कि वॉचेज मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, वॉचेज आर ब्यूटीफुल। सो 856 है आपका यहाँ पर, ब्यूटीफुल थिंग्स आर एक्सपेंसिव। तो आपको एग्जाम में भी ऐसी कुछ गंदी सी राइटिंग में लिखना है, ताकि क्योंकि इसका कुछ वो नहीं है, एक्सपेंसिव थिंग्स बस आपको समझ आ जाए, आर प्रेफर्ड, ठीक है। सो 3874, बिकॉज हमें टाइम ही तो बचाना है, तो जहाँ जहाँ टाइम बचा सकते हैं वहाँ वहाँ टाइम बचाएंगे, क्योंकि देखो मेरे पास तो स्क्रीन है यहाँ पर, तो मैं जनरली कर सकता हूँ कि हाँ वो चीज़ का कोड भाई इस तरीके से है, बट एग्जाम के अंदर तो आप स्क्रीन पे लिख नहीं सकते हो, लिखोगे तो आप शीट पे ही, तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। ओके, सो मेरे से पूछा गया वॉचेज, वॉचेज का क्या कोड होगा, वॉचेज आर प्रेफर्ड का कोड क्या होगा, है ना। सो वॉचेज आर प्रेफर्ड, देखिए आपने एक चीज देखी यार, आर मेरा यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, ठीक है। सो ऐसा कौन सा वर्ड है जो इन दोनों के अंदर है, सो आपने देखा भाई 8 एंड 8 दोनों के अंदर कॉमन है, और कोई नंबर, अच्छा 5 भी कॉमन है, सॉरी। सो यहाँ पे आपकी दो चीजें हो सकती हैं, जैसे आर और अच्छा आर आपका 3 जगह कॉमन है, 1 2 3। सो आपने देखा कौन सा नंबर आपका 3 जगह कॉमन है, जैसे 8 8 एंड 8। सो आर का कोड क्या हो जाएगा आपका 8, ठीक है, बिकॉज और कोई नंबर नहीं, जैसे 5 5 5 यहाँ पे कॉमन नहीं है, बट आर आपका कॉमन है आपका। अगर मैं वो चीज़ की देखता हूँ तो वो चीज़ आपका यहाँ पर कॉमन है, और कहीं कॉमन नहीं है वो चीज़, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटीफुल एक्सपेंसिव थिंग्स प्रेफर्ड। सो ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ यहाँ पर ही है और कहीं है ही नहीं। जैसे मैं 5 और 5 को देखता हूँ तो 5 आपका दो सेंटेंसेस के अंदर है, बट 6 अकेला एक सेंटेंसेस के अंदर है, तो वो चीज़ की आपकी कोडिंग हो जाएगी 6, ठीक है। एंड अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रेफर्ड की, तो प्रेफर्ड आपका यहाँ पर कॉमन है, प्रेफर्ड एंड प्रेफर्ड और कहाँ पर होगा, प्रेफर्ड, वॉचेज आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल थिंग्स आर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव थिंग्स आर प्रेफर्ड। सो ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ लास्ट वाले के अंदर आया है, ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ, बिकॉज आपका 4 यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी, तो प्रेफर्ड की प्लेस वैल्यू आपकी 4 नहीं हो सकती, 3 3 7 एक होता है ऐसा नंबर है जो आपका लास्ट वाले के अंदर आया, बिकॉज 5 भी ऊपर ही था, ठीक है, 3 भी ऊपर ही था, तो प्रेफर्ड की आपकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7, मतलब कोडिंग। सो 687, तो आपने देखा भी 687 मेरा कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, 687 मेरा कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, बट इसके अंदर यही एक चीज होती है कि आपको देखना है कि भाई 687 तो नहीं है, बट हमसे ऐसा तो नहीं बोल रहा ना वो चीज का आगे ही होगा, जैसे 6 आगे ही होगा, 8 बाद में होगा, 7 पीछे होगा। आपको यहाँ पे देखना है भाई 687 आपका कहाँ कहाँ लिखा गया है, जैसे 687 यहाँ पर नहीं है, 687 यहाँ पर नहीं है, 687 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपका 6 8 एंड 7, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 876, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके से लिख सकता है 786 कुछ भी लिख सकता है, ठीक है, और 678 कुछ भी लिख सकता है आपका, ओके। तो 876 आपका आंसर हो गया। आई होप समझ आया होगा भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो ये आपका कभी कभी जो एज प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन है ना वो आपके रीजनिंग के अंदर आ जाते हैं। सो द टोटल एज ऑफ 4 पर्सन इज 86 ईयर, व्हाट वाज देयर एज 4 ईयर्स अगो, यानी 4 साल पहले उनकी एवरेज एज कितनी थी। सो अगर मैं अभी प्रेजेंट की बात करता हूँ, प्रेजेंट की अगर मैं बात करता हूँ, सो द टोटल एज ऑफ 4 पर्सन इज 86 ईयर्स, यानी कि जो टोटल एज है बंदों की वो 86 साल है, 4 पर्सन की जो टोटल एज है वो आपकी 86 है, ये आपकी टोटल एज है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मैं एक पर्सन को पीछे 4 साल बैक लेके जाता हूँ, 4 ईयर बैक लेके जाता हूँ, तो जो पर्सन है उसकी उम्र में 4 साल कम हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक पर्सन को 4 साल बैक लेके जाता हूँ तो उसकी उम्र में 4 साल कम हो जाएंगे, बट मैं कितने पर्सन को यहाँ पे बैक लेके जाऊँगा, 4, तो 16 ईयर्स इन बंदों की एज में जो सम है उसमें 16 ईयर्स कम हो जाएगा, मीन्स 4 साल पहले इन बच्चों की एज का सम कितना हो जाएगा, 70 ईयर इन 4 साल पहले बच्चों की एज का सम था। सो मुझे यहाँ पर बताना है कि 4 साल पहले एवरेज कितना था, तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज एवरेज। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 70 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 4, 17 7 4 62 17 चौके 68,
एंड 4 5 ज़ा 20, 17.5 ईयर्स आंसर। सिंपल आपका एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन था। आई होप समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा देखो, मिसिंग नंबर। अब आपको ना, यहाँ तो मैंने पहले ही बताया था, इसके अंदर होता क्या है कि आपको छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना होता है, ठीक है। तो आपका 12, 9 एंड 16 लिखा गया। या तो लॉजिक होगा कि 12 से 9 बना, 12 और 9 से 16 बनाया गया होगा, या 16 9 से आपका 12 बनाया गया होगा, ठीक है। सो अब देखो, मुझे क्लियरली सही बताऊं तो ये रीजनिंग समझ आ रही है एकदम कि 16 9 से मेरा 144 होता है, एंड 12 टू द स्केयर भी आपका 144 होता है, ठीक है। अगर आपको स्केयर क्यूब याद है तो ये चीज़ें इजीली नजर आ जाएंगी, ठीक है। तो 16 9 का 144 होता है, 12 का स्केयर आपका 144 होता है। सेम लॉजिक अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ चेक करने के लिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है लॉजिक तो। सो 9 3 एंड 27 है। 9 का स्केयर अगर मैं करता हूँ सो आपका 81 आया, एंड 27 इंटू 3, तो अगर किसी को 27 का टेबल नहीं आता 7 या 21 करके देख लीजिए, 80 यूनिट डिजिट मेरा 1 ही आ रहा है, यानी कि 81 आ गया, ठीक है। सो सेम लॉजिक यहाँ पर ही फॉलो हो रहा है, सेम लॉजिक यहाँ पर ही फॉलो हो रहा है, सेम लॉजिक आपका यहाँ पर ही फॉलो होगा, ठीक है। यानी कि 14 का अगर मैं स्केयर करता हूँ तो आ जाएगा मेरा 196, विच इज इक्वल्स टू x इंटू 28। ये मैंने x मान लिया है ना। सो x कितना आ जाएगा आपका 196 डिवाइड बाई 28, जो कि आपका कितने पे जाएगा 7 के, बिकॉज 7 8 से 56 यूनिट 6 आ रहा है, तो 7 पे जाएगा आपका, ठीक है। सो 7 मेरा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, कारपेंटर को मुझे कुछ इस तरीके से कोड किया गया है, ब्लैक स्मिथ को मुझे बताने भी क्या होगा। तो आप एक चीज देखिए यार, मैंने यहाँ पे पहले भी आपको बता रखा है कि कारपेंटर को कुछ इस तरीके से कोड किया गया है, कोड किया गया ACEENPRRT, ओके। सो ACEENPRT है आपके पास यहाँ पर। सो कोई नया वर्ड यहाँ पे, कोई नया लेटर ऐड नहीं किया गया है, जैसे कि जैसे ई है यहाँ पर, तो कोई ऐसा है कि आपका यहाँ पर जेड ला दिया गया हो, वाई ला दिया, कोई नया लेटर नहीं आया। तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं, 90% चांस होते हैं कि जब कोई नया लेटर नहीं आया होता ना, तो इन्हीं लेटर्स को शफल वगैरह करके इधर उधर कर गया होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो मेरे को एक चीज़ समझ आ रही है कि यहाँ पे ना इनको अल्फाबेटिकल लेटर्स के अकॉर्डिंग लगाया गया, जैसे कि इनकी प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग लगाया गया असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। जैसे A1 पर होता है, C3 पर होता है 5 5 एंड 14 16 18 18 20। सो आपने देखा भाई ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगाए गए हैं लेटर्स, ठीक है। यहाँ पे आपका जैसे मर्जी था, बट असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगाए। तो ब्लैक स्मिथ भी मेरे को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगाने का, यानी सबसे छोटा फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। सो मैं सीधा यहाँ पे ऑप्शन को हिट करता हूँ, मैं नहीं कर रहा यहाँ पे ब्लैक स्मिथ पूरा लिख के देख रहा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, बिकॉज मैं पहले ब्लैक स्मिथ दिखाऊँ, फिर मैं देखूँगा भाई ए आएगा, फिर उसके बाद आपका सी आएगा, देन उसके बाद फिर आपका ऐसा आएगा वगैरह जो भी है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मेरे को दिक्कत होगी। सो सीधा मैं ऑप्शन को हिट करता हूँ, वैसे ए के बाद बी आएगा, यहाँ पर है बी, क्योंकि कुछ कुछ लेटर्स यहाँ पे मिस होने के चांसेस है। सो आपने देखा भाई सी ए से पहले है, मैंने यहाँ पे लॉजिक देख लिया था कि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगाए गए हैं, यानी कि पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर तो सी ए से पहले, यानी सी तो बड़ा है, यानी ए पहले आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन आप कैंसिल कर दो। पी सी से पहले कैंसिल कर दो। आपने देखा भाई ए एल यानी और ए बी, यानी ए के बाद तो बी आएगा, है ना, बिकॉज बी जस्ट बड़ा है, और फिर बी के बाद सी। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए के बाद एल है, यानी कि L12 होता है, फिर B2 होता है, यानी कि ए के बाद तो एल दे दिया, फिर बी इसके बाद, यानी बी तो एल से छोटा है, तो असेंडिंग ऑर्डर तो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। सो ऑप्शन 1 इज आंसर, ठीक है। ओके, सो गाइज मेरी अप्रोच यही रही है समझाने के लिए आपको कि ऑप्शन के थ्रू बेहतर है कि क्वेश्चन को करना, कि ऑप्शन के थ्रू हम कम से कम टाइम बचा सकते हैं। क्वेश्चन तो आप समझने को कर ही देंगे, बट ऑप्शन के थ्रू बेहतर रहता है क्वेश्चन को अप्रोच करना, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को गाइस क्लास अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक वगैरह जरूर करना, कुछ कमेंट करके बता देना भाई क्या है, कैसा समझ आ रहा है, कुछ अगर इंप्रूवमेंट या फीडबैक की भी जरूरत है तो आप जरूर मुझे दे दीजिए, मैं जरूर उसके अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करूँगा। बस पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए गाइस।